मेरा आवाज सही से आ रहा है? एक बार अनम्यूट करके बता दूं। हाँ सर। ओके गुड। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे मनी। मनी भैया, व्हाट इज मनी? व्हाई इज मनी? पहला सवाल तो ये पूछो कि मनी का जरूरत क्यों है। लोग रुपया, डॉलर, येन, ये सब में डील क्यों करते हैं? मनी से पहले एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था, हम तुमको गुड्स देंगे, बदले में तुम भी हमको कोई गुड्स और सर्विस दो। फॉर एग्जाम्पल, हम तुम लोग को ट्यूशन पढ़ाएं, बदले में तुम लोग का दवा का दुकान है दवा दो, मोबाइल का दुकान है मोबाइल दो, राशन का दुकान है राशन दो, मीट का दुकान है मीट दो। पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें कुछ दिक्कत आया। कैसा दिक्कत भैया? पहला प्रॉब्लम आया, लैक ऑफ को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। मतलब कि हम तुमको ट्यूशन पढ़ाने के लिए रेडी हैं, लेकिन बदले में मेरे को चाहिए एक हॉर्स। ठीक है, तो इस हॉर्स में दो दिक्कत आया। एक हॉर्स का आज का मार्केट वैल्यू किसी को पता है? कोई जानता है एक नया हॉर्स कितने में मिलेगा? नहीं जानता है। एक हॉर्स अराउंड 5, 7, 8 लाख ऐसे करके मिलता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ठीक है, इससे एक्सपेंसिव भी हो सकता है, तो बड़ा एक्सपेंसिव है। और हम तुम लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, क्या उसका इतना वैल्यू है? नहीं भैया। तो सबसे पहला दिक्कत है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब कि भैया आप हमको पढ़ाएंगे, मानिए 15,000 रुपए वर्थ का पढ़ाई, और बदले में हम आपको 5 लाख रुपए का घोड़ा दें, नॉट अलाउड। घोड़ा काट के दें ना, आपका काम का ना मेरा काम का, तो डिवाइड करने में कमोडिटी को दिक्कत हुआ। और दूसरा, मानो मेरे को घोड़ा चाहिए ही नहीं था, मेरे को बदले में चाहिए था दवाई, और तुम्हारे पास है देने के लिए घोड़ा। तो अब तुम क्या करेगा? तुम जगह जगह जाएगा, हर टीचर से पूछेगा सर आप मेरे को पढ़ा दीजिए, बदले में मेरा हॉर्स ले लीजिए। और तुमको खुशकिस्मती से, को इंसिडेंस से कोई मिलेगा ऐसा इंसान, कोई ऐसा इंसान जिससे तुम्हारा वांट को इंसाइड कर जाए, तब जाके तुम्हारा सेल पूरा होगा। राइट? ओके। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें हम लोग का एग्जांपल है कि हम लोग गए कोई फंक्शन में, हमारे रिलेटिव्स मिले, रिलेटिव्स का आदत है हम लोग पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, तो वो लोग पैसा देते हैं। राइट? तो वो लोग पैसा देते हैं, अभी हम लोग पैसे को घर में संभाल के रखते हैं, और फ्यूचर में पॉकेट मनी जो भी मिला था उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन मानो पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तुम किसी का पैर छुआ, बदले में वो तुमको दिए क्या? 5 पेटी आम। क्या तुम आम को संभाल के रख सकते हो? नहीं भैया, वो तो पेरिशेबल है। तो ऐसा दिक्कत होता था ना बार्टर सिस्टम में, कि जितने भी कुछ पेरिशेबल होते थे उसको तो स्टोर करने में दिक्कत होता है, बचा के रखने में, संभाल के रखने में दिक्कत होता है। वो तो छोटे से वक्त में पेरिश कर जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये दिक्कत एक आया। और दिक्कत, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अभी तुम लोग मेरे पास आता है, भैया आपका ट्यूशन का कितना दाम है, हम बोलते हैं 15,000 रुपया, तुम लोग पैसा दे देता, बात खत्म। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता, अगर बार्टर सिस्टम होता, 15,000 रुपया का कॉन्सेप्ट नहीं होता। भैया हम लोग बोलते कि हम लोग के पास आपको देने के लिए दवाई है, मेरा दवा का दुकान है, आपको हम दवाई दे सकते हैं। हम तुमको बोलते हैं ये सारा दवाई ला के दो, बैठ के तुम्हारे लिए एक लिस्ट बनाना पड़ता। फिर तुम्हारा कोई दोस्त आता, वो बोलता मेरे पास देने के लिए राशन है, तो हम उसका लिस्ट बना के देते हैं। कॉमन मेजर नहीं है हर बंदे से कितना लेना है। बार्टर सिस्टम में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अलग होगा, तभी जाके हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक इशू आया। ठीक है, और क्या इशू आया? डिफिकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट। ईएमआई में पे करने में दिक्कत आया। इसमें हम एक बात बताए थे तुम लोगों को, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, कि तुमको 2 साल बाद 1,000 रुपया मिले और तुमको आज 1,000 रुपया मिले, दोनों का वैल्यू अलग है। आज तुमको 1,000 रुपया मिलेगा, तुम 6 महीना का रिचार्ज करा सकते हैं। फ्यूचर में तुमको 1,000 रुपया मिलेगा, 2 साल बाद तुम सिर्फ 3 महीना का रिचार्ज करा पाएगा। तो आज का 1,000 रुपया का वैल्यू ज्यादा हुआ ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 1,000 रुपीज इज मोर ना। तो डिफर्ड पेमेंट में क्या होता है, ईएमआई, हर साल आपको हम 1,000 रुपया पेमेंट करेंगे। आज ये बात समझना आसान है। तुम लोग अपना वो कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला लगाएगा, खेल खत्म। लेकिन ये ईएमआई सिस्टम बार्टर के टाइम पे बड़ा दिक्कत देता था। तो ये 5 डिफिकल्टीज है, पांचों को याद रखना काफी इजी है। ठीक है, आगे डेफिनेशन ऑफ मनी। कौन बंदा क्या बोल रहा है? रॉबर्टसन क्या बोले? रॉबर्टसन बोले एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स फॉर गुड्स, जो अक्सर लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। सेलिगमैन भी यही बोले, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। वॉकर क्या बोले? मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है? मनी वो है जो मनी करता है। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यो मैसेज करो।
ओके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन मतलब एडिशनल फंक्शन। अगेन जो हम लिख रहे हैं तुम लोग चाहो तो लिख लो, एग्जाम टाइम हेल्प होगा। कंटिंजेंट फंक्शन मतलब कंडीशनल फंक्शन। तीनों को डील करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी, सबसे ज्यादा जरूरी क्या फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट? पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। अगेन तुम लोग से एमसीक्यू पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। 4 एग्जाम्पल रहेगा जिसमें से कोई एक यहां से दे देगा, तुमको उस पर टिक करना है। तो वैसे याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है रुपया, मनी के कारण हम लोग लेन देन कर सकते हैं और आप हमको बता सकते हैं कि आपका ट्यूशन का क्या वैल्यू है। तो एक्सचेंज और वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन क्या, एक्सचेंज और वैल्यू। याद करने के लिए वीई, प्राइमरी फंक्शन वीई। सेकेंडरी फंक्शन क्या है भैया, सेकेंडरी यानी कि साथ ही साथ ये फायदा भी मिल रहा है, साथ ही साथ ये फायदा भी मिल रहा है। 3 फायदा के बारे में बात हुई। स्टोर ऑफ वैल्यू, ईएमआई यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, ट्रांसफर ऑफ मनी। आओ देखते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, वो जो पैर छुए, पैसा मिला, इसको हम बचा के रख सकते हैं ना, मनी ये फायदा देता है। पेरिश नहीं होगा, ये फायदा है। और क्या फायदा है, डिफर्ड पेमेंट। भैया हम लोग बता सकते हैं कि इसका एक्चुअल ईएमआई कितना होना चाहिए। तुम लोग कभी भी जब ईएमआई में पेमेंट करता है, देखो मानो तुम किसी चीज का कैश पेमेंट किया 20,000 रुपया और किसी चीज का ईएमआई पेमेंट किया तो उसमें 22,000 रुपया लगता है। 2,000 एक्स्ट्रा क्यों भैया, ये वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम लोग को पता है ना कि अगर आप 20,000 हमको पूरा एक बार में दे देते हैं, बैंक में डालते, उससे इंटरेस्ट मिलता, फायदा उठाते हैं। अब आप ईएमआई में दे रहे हैं, पूरा पैसा नहीं डाल पाएंगे, वो इंटरेस्ट मेरा हाथ से जा रहा है, हम आप ही से तो वसूली करेंगे उसका। ठीक है, ओके। अब क्या थर्ड, अच्छा सॉरी, ट्रांसफर ऑफ मनी। मनी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा, तो ये आसान हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट मतलब होता है अनसर्टेन, जिसका कुछ पक्का नहीं है, जो अनकंडीशनल है। अनसर्टेन है, अनकंडीशनल है। पहला नेशनल इनकम। भैया क्या हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है? मेरे अकाउंट में जब हर महीना 1 तारीख को सैलरी गिरेगा, हम बैठ के नेशनल इनकम निकालेंगे? नहीं नहीं नहीं, नेशनल इनकम निकालना होता है वो कंट्री का काम है, सेंटर का काम है, मोदी जी का काम है। उनके अंदर में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो लोग निकालते हैं। कैसे निकलता भैया नेशनल इनकम? एग्रीगेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ कमोडिटी। हमारे देश के अंदर और हमारे देश के बाहर जो हमारे देश के लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो लोग कमाते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, गुड्स और सर्विस का योगदान देते हैं उसमें। तो सबको जब जोड़ दें और जो अमाउंट आए वो नेशनल इनकम, सबका अमाउंट को जोड़ दे और जो वैल्यू आए वो नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में मनी मदद किया। बार्टर सिस्टम में कैसे कैलकुलेट करता, तुमको कितना बकरी मिला, तुमको कितना कपड़ा मिला, तुमको कितना मीट मिला, तुमको कितना फोन मिला, बड़ा डिफिकल्ट था। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में मदद किया। और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वलाइज किया। मार्जिनल मतलब एडिशनल, 1 मोर यूनिट। एक और यूनिट के कारण हम कितना सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम भूखा है, तुमको भूख लग रहा है, तुमको हम 1 रोटी दिए, तुम खुश हुआ, 2 रोटी दिए, तुम खुश हुआ, 3 रोटी में तुम संतुष्ट हो गया। अब तुमको पता है कि तुमको चौथा रोटी नहीं खरीदना है। तुम चौथा रोटी के लिए अगर 2 रुपया देगा तो वो 2 रुपया बर्बाद जाएगा। तुम समझा ना कि तुम लोग का जो यूटिलिटी वो मैक्सिमम कब हुआ? तो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना कितना रेट में। फॉर एग्जाम्पल तुमको एक फोन मिल रहा है 15,000 रुपए में, एक फोन मिल रहा है 18,000 रुपए में, लेकिन वो जो 15,000 वाला फोन है वो बेटर है, वो ज्यादा यूटिलिटी तुमको दे रहा है, तो तुम ऑब्वियसली वही लेगा। एक तो वो सस्ता भी है और वो फायदेमंद भी है। तो ये चीज कैसे देखा तुम, दाम 15,000 और 18,000 को कंपेयर करके, राइट। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब भैया बैंक जो है, बैंक का एक दुनिया है। तुम लोग बैंक के बारे में अभी कुछ नहीं जानता। बैंक पैसा कैसे कमाता है, वेल्थ क्रिएशन कैसे करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे।
फॉर द टाइम बिंग तुम सोचो तुम बैंक में गया 2 लाख रुपया जमा करके आ गया और बैंक वाला बोला तुमको हम हर साल आपको 4% इंटरेस्ट देंगे। बैंक वाला पैसा कहाँ से देगा? यही 2 लाख रुपया को बैंक आगे किसी और को लोन दे देगा, उससे 10% लेगा, 4% तुमको दिया, 6% बैंक का। बेसिस ऑफ उधार, क्रेडिट मतलब उधार। बैंक ऐसे ही कमाता है। क्या किया? तुमको मानो तुमको 400 रुपया दिया फॉर एग्जाम्पल, और जिसको लोन दिया उससे 1000 रुपया इंटरेस्ट ले लिया, उसको 600 का फायदा हुआ। तो ये बेसिस ऑफ क्रेडिट है। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट है। लिक्विड मतलब कन्वर्टेबल इन कैश, और मनी तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में होता है, और जो भी चीज कैश के फॉर्म में हो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तुम कहीं पेमेंट करने के लिए गया, तुम उसको अगर इंडिया में बोलेगा ना तुमको बिटकॉइन दे रहे पेमेंट के तौर पे, वो लेने से कतराएगा। तुम उसको बोलेगा ना पेमेंट के बदले तुमको शेयर्स दे रहे टाटा का, वो कतराएगा। लेकिन अगर तुम उसको बोलेगा कि हम बदले में तुमको पैसा दे रहे हैं, वो हाँ बोलेगा, उसको लेना ही है वो तो, क्योंकि वो लिक्विड एसेट है, तुरंत कन्वर्टेबल इन कैश है। ठीक है, तो बाकी सारा एसेट से ज्यादा लिक्विड कौन, मोस्ट लिक्विड एसेट कौन सा है? मनी है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यो मैसेज करो। गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इसका मतलब क्या है भैया? मनी सप्लाई हर कंट्री में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हटाओ, हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। एक सेकेंड, हम लोग के इंडिया में देखो, आरबीआई जो है वो है हमारा सेंट्रल बैंक। आरबीआई का काम है नोट्स को इशू करना। एक सेकंड रुकना गाइस। हेलो, बस एक सेकंड रुकना गाइस, ठीक है। आरबीआई का दो काम है, मेन दो काम है, नोट्स इशू करना और बैंक्स को रेगुलेट करना। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, सारे बैंक्स का पापा है, तो करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई। लेकिन कुछ करेंसी है जो आरबीआई नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। किसी को पता है क्या? कोई बच्चा जानता है इस बारे में? नहीं जानता। ठीक है, तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग हमको बताना कि कौन सा ऐसा करेंसी है जो आरबीआई इशू नहीं करता इंडिया में। रुपया ही है, लेकिन वो आरबीआई नहीं, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करता है। ठीक है, तुम लोग का होमवर्क है बताना। डिमांड डिपॉजिट जिसको डीडी बोलते हैं, कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, और दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है बस। आरबीआई जो 10 रुपया का नोट है, 50 रुपया का नोट है, 100 रुपया का नोट है, करता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में तुम लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है क्या? 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है निर्मला सीतारमन जी के अंडर में, वो इशू करता है। क्या क्या? 1 रुपया का नोट और जितना भी सिक्का है 2, 5, 10 का, ये लोग इशू करता है। राइट, ओके। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट। बैंक पैसा कहां से कमाता है भैया? बैंक लेता है डिपॉजिट और फिर देता है उधार। कम परसेंट, यानी कि 4% पे डिपॉजिट लिया है, 10% पे उधार देगा, और बीच का 6% कमाएगा। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, और इसी से जो है डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक जो है, इसी से अपना कमाई करता है, अपना गुजारा चलाता है। अगर मनी नहीं होता तो ये सब हो सकता। मनी बनाया कौन? मनी इंडिया में बनाता कौन है भैया? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। 1 रुपया का नोट और सिक्का कौन बनाता है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो, फिलहाल किसके अंडर में? निर्मला सीतारमन जी के अंडर में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कमर्शियल बैंक क्या करता है मनी का भैया? वो डिमांड क्रेडिट क्रिएशन करता है। कैसे? डिपॉजिट लेता है, उधार देता है।
ठीक है, इतना याद रखना तुम लोग के लिए काफी है। हिंदी में लिख लो, डिमांड सॉरी डिपॉजिट लिया मानो 4% और उधार दिया मानो 10%, 6% का कमाई, और इसी को क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मॉनिटरी एग्रीगेट्स, इंडिया में ना मनी का 3 हिसाब किताब है भाई, और ये इंपॉर्टेंट है, M1, M2, M3। M1 क्या है, करेंसी, जितना भी यहाँ ऊपर में हम लोग नोट्स पढ़े ना, 100, 50, 1000, 200, 1000 तो नहीं है, 2000, ठीक है। M1 में ये आया, तुरंत दो, कोई किसी को भी करेंसी दो वो पैसा दे देगा तुमको, वो बदले में सामान दे देगा। दूसरा डिमांड डिपॉजिट, बैंक अकाउंट में पैसा, अपना पैसा डलवा दो, जब भी तुम मांगेगा बैंक से पैसा तुमको मिल जाएगा। और अदर डिपॉजिट, और भी टाइप का डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये जो 3 चीज है, क्या क्या, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ये है M1। M2 क्या, ये 3 तो है ही, M1 तो है ही, प्लस कुछ और भी चीज है। क्या चीज है, 3 चीज और है। पहला, टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट विद बैंक, सिंपल वर्ड में जो हम लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसा डलवाएं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है। टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक। कभी कभी क्या होता है, मानो तुम बैंक अकाउंट में पैसा डाला, ठीक है, और तुम फॉर एग्जांपल बोला गया सेविंग बैंक में तुमको मानो 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो तो उतना पैसा पे मिलेगा ना जो साल भर तुम्हारा अकाउंट में है। तुम आज पैसा डाला, कल निकाल लिया, और तुम बोलेगा मेरे को साल भर का इंटरेस्ट दे दो, नहीं ना मिलेगा, टाइम के हिसाब से मिलेगा ना। तो यही समझा रहा है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, बैंक बहुत बार डिपॉजिट करने के लिए, मानो तुम एफडी करवाया तो उसके लिए सर्टिफिकेट देता है, जो तुम कहीं भी गिरवी रख के आराम से अपना काम कर सकते हैं। और लास्ट में टर्म डिपॉजिट मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर, जितना भी डिपॉजिट है जो 1 साल के अंदर मैच्योर होता है उसको M2 में हम लोग गिनते हैं। बात को समझो, अपना जो M1 है वो बड़ा ही शॉर्ट टर्म है, M1 शॉर्ट टर्म है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म है, करेंसी कन्वर्टेड ही है मनी में। डिमांड डिपॉजिट, फोन पे, पेटीएम जब करना चाहे कर सकते हैं। अदर डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, जब तुड़वाना चाहे तुड़वा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट जब तुड़वाना चाहे तुड़वा सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म होता है। उसके बाद M2, ऊपर का 3 प्लस, अब थोड़ा दायरा बढ़ाया, 1 साल, जो अपना सेविंग्स डिपॉजिट है वो 1 साल के ऊपर इंटरेस्ट देता है, ठीक है। जो अपना सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो भी 1 साल के अंदर मेच्योर होता है। बहुत सारा ऐसा डिपॉजिट है जो 1 साल के अंदर मेच्योर होगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, ये M2। और M3 जो हल्का सा और बड़ा कॉन्सेप्ट को कवर करता है, वो हर चीज जो 1 साल से ज्यादा बार 1 साल के बाद मेच्योर होगा, जो लॉन्ग टर्म है, मानो तुम किसी से उधार लिया, बोला 4 साल बाद देंगे, M3 का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये बस फॉर्मूला है कि M1, M2, M3। M1 जो तुरंत कन्वर्टेबल इन कैश या फिर इन कैश है, M2 जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, M3 जो 1 साल से ज्यादा लगेगा कैश में कन्वर्ट होने के लिए। क्या ये तीनों चीज समझ में आया? यो मैसेज करो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। ओके, एक ही जन का यो आया, बाकी जन क्या कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? ओके, अब आते हैं वैल्यू ऑफ मनी में। मनी का वैल्यू कितना है? वैल्यू का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। 10 रुपया में तुम क्या खरीद सकता है? 10 रुपया में तुम एक कुरकुरे का पैकेट, एक पेन, एक पतला सा कॉपी, कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता है। ये औकात है 10 रुपया का, ये परचेजिंग पावर है 10 रुपया का, ये वैल्यू है 10 रुपया का।
10 रुपया के बदले में तुमको क्या सामान मिल रहा है, ये उसका औकात बताता है, ये उसका परचेजिंग पावर बताता है। ठीक है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी? परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। कि इतना रुपया में हम कितना सामान खरीद सकते हैं, ये बताता है वैल्यू ऑफ मनी। भैया वैल्यू ऑफ मनी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली डिपेंड्स ऑन प्राइस लेवल। मेनली डिपेंड्स ऑन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होता है भैया? व्हाट इज प्राइस लेवल? देखो हर देश का ना अपना अपना प्राइस लेवल होता है। जैसे इंडिया का प्राइस लेवल अभी राइज कर रहा है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा सरकार छूट दिया तो हम लोग का राहत है। तो वैल्यू ऑफ मनी इस पर डिपेंड करता है। पहले क्या होता था, हम तुम लोग को फैक्ट बताते हैं। मानो हम अपने घर से जब ऑफिस जाते थे, तुम लोग को पढ़ाने के लिए आते थे, हम 30 रुपीज का तेल डलाते थे और मेरा आना जाना दोनों हो जाता था। और आज हमको 60 रुपीज का तेल डलाना पड़ रहा है, तब जाके मेरा आना जाना दोनों हो रहा है। मेरा 30 रुपए का वैल्यू गिर गया ना। क्यों? क्योंकि देश का प्राइस लेवल बढ़ा हुआ है, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम जितना हाईलाइट कर रहे हैं उतना पढ़ना काफी है। इनवर्स वैल्यू ऑफ पी इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। पी मतलब प्राइस लेवल, 1/p होता है वैल्यू ऑफ मनी। अगेन ये थोड़ा ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका डीप में जाके कोई फायदा नहीं है। याद रखना इनवर्स वैल्यू ऑफ पी क्या होता है? वैल्यू ऑफ मनी, बस। ठीक है, इसका पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बट हम लोग उसके डिटेल में नहीं जाते, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम से पहले भी तुम लोग ये वीडियो देखेगा और उसके बाद रिवीजन करेगा, आराम से हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। कितना वैल्यू ऑफ मनी होता है? इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। मेरे देश में ये पैसा देकर जो हमको मिले वो इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, और ये रुपया को कहीं और देकर हमको सामान मिले वो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू। भैया एग्जांपल बताइए ना। ठीक है, मानो मेरे पास 100 रुपया है। भैया इंडिया में तो 100 रुपए में आपका बहुत कुछ आ जाएगा, तो इंडिया में उसका वैल्यू कुछ है। और मानो यही 100 रुपया को हम डॉलर में कन्वर्ट कराएं तो $1 कुछ सेंट्स होगा, है ना? $1 5 सेंट 10 सेंट होगा। तो क्या मेरा यूएस में ये 100 रुपया का उतना ही वैल्यू होगा जितना इंडिया में? यस या नो बताओ तो बच्चा लोग। इंडिया में जितना 100 रुपया का वैल्यू है, क्या फॉरेन में यानी कि डॉलर में उतना ही वैल्यू होगा? वहां का प्राइस लेवल ही अलग है भैया। अभी अगर हम लोग देखें और तुम लोग को दिखाते हैं हम वैल्यू ऑफ डॉलर इन रुपी, ये आज का वैल्यू 77 रुपया $1 का वैल्यू होके रखा है। तो वैल्यू बदल गया ना। यही बात है, ऐसा नहीं है कि वहां पे तुमको $100 मिलेगा, वहां पे तुमको $1 ही मिलेगा। तो इंटरनल वैल्यू यानी कि इंडिया में रुपीस का वैल्यू, एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू मतलब फॉरेन करेंसी में रुपीस का वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑफ मनी। मनी ना अलग अलग फॉर्म में आता है, जैसे कि कैश मनी यानी कि नगद, क्रेडिट मनी यानी कि उधार, नकद उधार। नगद मतलब जानता है ना, हाथों हाथ पैसा देना। उधार मतलब कल देंगे। अदर फिनेंशियल एसेट, जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट्स, या फिर इंश्योरेंस जो हम लोग करवाते हैं, ये सब भी मनी के तौर पे यूज किया जा सकता है। गिरवी रखवा के हम लोग पैसा ले सकते हैं। पेपर मनी एंड कॉइन, रुपया और सिक्का, नोट और सिक्का। नियर मनी और मनी सब्सटीट्यूट, मतलब कि बैंक का चेक, वो भी तो मनी है ना। जाओ पैसा दो, मिल जाएगा। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब तो नियर मनी है। मनी तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा मनी के फॉर्म में। तो ये 4 अलग टाइप्स ऑफ मनी। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है तो यो मैसेज करो। देख लो अच्छे से किताब, कुछ अंडरलाइन करना छूट गया होगा तो अच्छे से अंडरलाइन कर लो कि गुड, मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब एक भाई साहब है ग्रेशाम। ग्रेशाम्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। इसका कहना है कि जो बैड मनी है ना, वो गुड मनी को
सर्कुलेशन से हटा देता है। ये क्या होता है भैया? बैड मनी, गुड मनी। आओ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो कोई एक कंट्री है, ठीक है, और वो दोनों टाइप का मनी यूज करते हैं। जो अपना मेटल मनी होता है, यानी कि सोना चांदी, उसको भी मनी के तौर पे। पहले के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा के जमाने में रुपया था क्या? गांधी जी बने हुए आते थे, उस टाइम तो गांधी जी ही नहीं थे। तो सोना चांदी ये सब में डीलिंग होता था। तो आज कोई कंट्री है जो उसमें डील कर रहा है, और एक कंट्री है जो रुपया और मतलब वही कंट्री रुपया और नोट में भी डील कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चीप मनी है वो निकल जाएगा मार्केट से, ठीक है। जो मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो हम लोग का गोल्ड है, सिल्वर है और रुपीस भी है, मानो इंडिया में दोनों होता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर बैड मनी है, इसका वैल्यू घटते बढ़ते रहेगा। और इसके मार्केट में आने के कारण तुम ही सोचो, तुम ही लोग हमको जवाब देना, तुम लोग कोई चीज हमको बेचा, बदले में हम रुपया देंगे या फिर सोना चांदी देंगे, तुम लोग क्या लेगा? रुपीस लेगा या गोल्ड लेगा? बैड मनी है गोल्ड सिल्वर और गुड मनी है रुपीस, तुम लोग क्या लेगा? तुम लोग कुछ नहीं लेगा। वेरी गुड सृष्टि, रुपीस में लेगी, तुम सोना चांदी नहीं लेगी। तुम लोग सब चाहेगा सोना चांदी लेने। नहीं, रुपया का वैल्यू तो फ्यूचर में घटेगा, सोना का वैल्यू बढ़ सकता है ना? सोना का वैल्यू बढ़ता है ना, इसीलिए तो हम लोग धनतेरस में सोना खरीदते हैं, ठीक है। तो ये बैड मनी का सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेटल मनी को अक्सर लोग बोलते हैं बैड मनी, क्योंकि लोग फिर रुपया में डील करना ही नहीं चाहेगा, लोग चाहेगा सोना चांदी में ही डील होते रहो, और इसके कारण रुपया जो है सर्कुलेशन से ही निकल जाएगा, कोई यूज नहीं करेगा उसको। ये ग्रेशम का कहना है, ये भाई साहब का कहना है, ठीक है, हम लोग सुन लिए इसका बात। एग्जाम में पूछेगा ग्रेशम का क्या कहना है, तो ये सिंपल कहना है भैया कि बैड मनी आएगा तो गुड मनी निकल जाएगा, सोना चांदी आएगा तो रुपया रुपया कोई नहीं डील करना चाहेगा, ठीक है, बात खत्म। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा में जो एग्जाम के लिए भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांटिटी थ्योरी कौन दिया था? इरविंग फिशर दिया था। भैया ये कौन है? इरविंग फिशर, ये इकोनॉमिस्ट है। ये एक इक्वेशन दी है जिससे वैल्यू ऑफ मनी निकल जाएगा, ये एक इक्वेशन दी है जिससे वैल्यू ऑफ मनी निकल जाएगा। इनका इक्वेशन क्या है? mv इज इक्वल टू pt। इनका सिंपल कहना है कि मनी का जो सप्लाई है, मनी का लिखना मत देखना खाली, जो सप्लाई है इनटू करेंगे अगर हम वेलोसिटी, यानी कि जिस स्पीड से मेरा मनी मार्केट में आ रहा जा रहा है, जिस स्पीड से मनी मेरा मार्केट में आ रहा जा रहा है, इट विल बी इक्वल टू देश का जो प्राइस लेवल है, देश का जो प्राइस लेवल है इनटू देश का जो टोटल आउटपुट है। सिंपल सिंपल हमको ये बताओ, किन दो चीज के बीच में रिश्ता बैठाया जा रहा है? मनी सप्लाई के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में। इन दो चीज के बीच में रिश्ता बैठाया जा रहा है। कैसा रिश्ता है? मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो प्राइस लेवल घटेगा। तो हम लोग क्या सीखे इससे? हम लोग ये सीखे इससे कि फिशर ये रिश्ता बता रहा है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में, और कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, mv इज इक्वल टू pt, ठीक है। हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग ये पूरा इक्वेशन सीख गए भैया। इक्वेशन क्या बोलता है? इक्वेशन का सिंपल कहना है कि अगर तुम मनी सप्लाई को मानो, मनी सप्लाई क्या होता है, मेरा देश में मनी का सप्लाई कैसा है? इंडिया में मनी का सप्लाई ठीक है, श्रीलंका में बैंड बजा हुआ है, ठीक है। और वेलोसिटी, कितने टाइम पर मनी सप्लाई हो रहा है, दोनों को तुम मल्टीप्लाई करेगा तो उस देश का क्या पता चल जाएगा? प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट। हो सकता है कि मेरे को इस देश का प्राइस लेवल पता करना है, ठीक है, मेरे को पता नहीं इस देश का प्राइस लेवल क्या है, मेरे को पता है सप्लाई वेलोसिटी टोटल आउटपुट, प्राइस लेवल नहीं पता है। तो इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से लेट द प्राइस लेवल भी एक्स बोलकर हम लोग कर सकते हैं पता। तो ये इक्वेशन यहाँ मदद किया। कैसा रिश्ता है मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में? भैया डायरेक्ट है और प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक गिरेगा तो दूसरा गिरेगा।
ठीक है, और क्या सीखे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी सप्लाई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन पी. चेंज इन मनी सप्लाई will be equal to change in price level. ठीक है, ओके. भैया आप एक बात बताइए, आप जब वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा रहे थे तो आप बोले थे कि 1/p इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मनी. प्राइस लेवल का रेसिप्रोकल कर दो, इनवर्स कर दो, तो वो वैल्यू ऑफ मनी होता है. लेट मी शो यू. कहाँ गया? where it is. हाँ ये देखो, था ना 1/p इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मनी. हाँ भैया था. इसका कहना था कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल में उल्टा रिश्ता है. मतलब वैल्यू बढ़ेगा तो प्राइस लेवल गिरेगा, वैल्यू गिरेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा. तुम ही सोचो ना, अगर आज रुपया का वैल्यू हमारे दुनिया में डॉलर के बराबर, दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी कौन सा है? डॉलर. अगर मानो $1 इज इक्वल टू 1 रुपया हो जाए, अरे भाई मतलब रुपया का औकात बढ़ गया, रुपया का इज्जत बढ़ गया. आज $1 खरीदने के लिए हम कैसे 77 रुपया दे रहे हैं, उस टाइम 1 रुपया दिए $1 मिल गया, रुपया का वैल्यू बढ़ गया. तो जब रुपया का वैल्यू बढ़ जाएगा तो देश का प्राइस लेवल गिरा हुआ रहेगा. मतलब हर चीज जो है वो नॉमिनल रेट पे मिलेगा. हम लोग का इज्जत बढ़ गया, हम लोग सब रईस हो गए, हम लोग सब आराम से अफोर्ड कर सकते हैं ये सारा चीज. उल्टा सोचो, $1 का वैल्यू 500 रुपया हो गया, भुखमरी छा जाएगा. ठीक है, आज हम तुम लोग को दिखाते हैं एक बात. वैल्यू ऑफ डॉलर इन मानो श्रीलंका दिखाते हैं. श्रीलंका का तो तुम लोगों को कहानी पता है, बैंड बजा हुआ है पूरा. देखो 358 रुपया श्रीलंकन रुपया होके रखा है. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भैया उल्लो का मनी का वैल्यू गिर गया है तो प्राइस लेवल बढ़ गया है. भैया प्राइस लेवल बढ़ गया मतलब फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मैंगो इन श्रीलंका. भैया श्रीलंका में आम कैसे रुपए किलो मिल रहा है? ठीक है, श्रीलंका में 1 किलो आम कितना में मिलेगा? ये तो पहले का दिखा रहा है, आई थिंक समवेयर अराउंड 500 रुपया मिल रहा है फिलहाल. ठीक है, 500-600 रुपया मिल रहा है. तो ये तो आम एक ऐसा एग्जांपल हो गया. चलो फिर भी ब्रेड वहां पे महंगा होके रखा है, दूध वहां पे महंगा, पेट्रोल इतना महंगा तुम भरा नहीं पाएगा. 500 रुपया लीटर, 400 रुपया लीटर चल रहा था कुछ दिन पहले. तो उसका मनी का वैल्यू गिरा तो प्राइस लेवल बढ़ गया. उल्टा रिश्ता, वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल में उल्टा रिश्ता, ये तो सीख लिया. ठीक है भैया, तब मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में कैसा रिश्ता है? इसमें भी उल्टा रिश्ता है. मतलब उल्टा है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वैल्यू गिरेगा. तुम सोचो ना, तुम सोचो, तुम लोग कोई जानता है कि दुनिया का सबसे वीकेस्ट करेंसी कौन सा है? एनीबॉडी? कोई नहीं जानता है. ये सब चीज जानना चाहिए बाबू, इंटरेस्टिंग होता है. मेरे हिसाब से जिम्बाब्वे का होगा वीकेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड. श्रीलंका रुपी फिलहाल होके रखा है. ओके ठीक है, वीकेस्ट करेंसी मतलब बड़ा वैल्यू गिरा हुआ ये लोग का. हुआ क्या था, जिम्बाब्वे का हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं. तुम एक बात बताओ, तुम लोग कभी सोचा है कि भैया जब इंडिया में सब चीज का दाम इतना बढ़ रहा है तो ये लोग और नोट छाप दे? ऐसे नहीं होता है. मनी का सप्लाई अगर ज्यादा हो गया तो मनी का इज्जत होगा, मनी का वैल्यू होगा? नहीं. जो भी चीज ज्यादा होता है उसका वैल्यू हम लोग कभी नहीं करते. ठीक है, जब हम लोग के पास इतना सारा वक्त होता है हम लोग वैल्यू नहीं करते, और एग्जाम से पहले कितना वैल्यू करते हैं उस वक्त का. उसी तरीके से मनी का सप्लाई जब ज्यादा होता है तो वैल्यू कम होता है, मनी का सप्लाई जब कम होता है तब वैल्यू ज्यादा होता है. सिंपल. और हम लोग को पता ही है कि इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन किसमें? मनी सप्लाई और प्राइस लेवल. और प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी में कैसा है? इनवर्स रिश्ता है. अभी पूरा हम समझा के आए थे तुम लोग ऊपर में, तो ये भी कुछ जरूरी है. भैया फिशर का इक्वेशन का कोई अजम्पशन है क्या? हाँ, पहला अजम्पशन वेलोसिटी, यानी कि जिस स्पीड से मनी का आना जाना हो रहा है वो कांस्टेंट है. ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी मनी बहुत ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है. रियलिटी में यही हो रहा है.
रियलिटी में क्या मनी एक स्पीड से आना जाना होता है? नहीं। रियलिटी में क्या तुम्हारा हर मंथ का खर्चा सेम होता है? नहीं। बट ये मान लो कि सेम होता है। दूसरा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी भी कांस्टेंट है। ये अपना नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, तो इसका डिटेल में नहीं जाते। जीएनपी भी कांस्टेंट है, तुम लोग 11-12 में पढ़ा होगा। किसी बच्चे को जीएनपी नहीं समझ में आता है, मेरे को बाद में बोलना, हम कॉल पे अच्छे से समझा देंगे। और लास्ट में डिमांड, द थ्योरी assumes मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली। ये लोग सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं सोच रहा है, ये लोग खाली लेन देन का सोच रहे हैं। तो ये 3 assumption है, अगेन बाय हार्ट याद नहीं करना है, ध्यान रखना है काफी। ठीक है, हमको बताओ क्या यहाँ तक ये फिशर का जो थ्योरी है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? स्क्रीन पे देख लो एक बार, फटाक से गो थ्रू करो एकदम स्पीड में, और यो मैसेज करो समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, गुड, आगे बढ़ते हैं। भैया क्या लगता है, ये जो फिशर भाई साहब बोले, ये पूरा एकदम 100% सही बात बोले? नहीं, इनका जो ये थ्योरी था, कुछ लोग इसमें कुछ कमी निकाले, कुछ क्रिटिसिज्म किए, निंदा किए, बुरा बोले। पहला कि भाई मैथमेटिकली सुनने में सही लग रहा है, लेकिन मनी प्राइस लेवल को कैसे अफेक्ट करता है ये तुम दिखाओ जरा हमको। मैथमेटिकली नहीं दिखा पा रहा। ये मैथमेटिकली ओके ओके, बट कैसे एम अफेक्ट करता है पी को, ये तुम नहीं समझा पाएगा। दूसरा, यहाँ जो तुम मान रहा है दैट एंटायर मनी इज यूज इन बाइंग ट्रांजैक्शन, यानी कि तुम सेविंग्स नहीं कर रहा, तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ये रियल है क्या? ये अनरियल है। क्या सब कोई खर्चा कर देता है? नहीं भैया, लोग सेव भी करते हैं, लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इस चीज के बारे में क्यों नहीं बता रहे तुम अरविंद फिशर? तीसरा, तुम सोच रहे फुल एम्प्लॉयमेंट। कोई कंट्री फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता, एक दो गधा आदमी होता ही है जो काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी दुनिया का कोना हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट मिथ है, ये अजम्पशन तुम जबरदस्ती ले लिया। मानो फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, ठीक है? तो क्या तुम्हारे पास उतना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उतना लैंड है, उतना कैपिटल है, उतना एंटरप्रेन्योर है जो वो लोग को सारा रॉ मटेरियल देते रहे? नहीं, तुमको दूसरा कंट्री का मदद लेना होगा। पांचवा, ये मान लिया है तुम कि मनी खाली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज हो रहा है, यानी कि तुम कैश ट्रांजैक्शन पे डील कर रहे हैं, उधार का तो तुम बात किया ही नहीं। मनी का और भी रोल है, उसका बात तो तुम किया ही नहीं। तो ये सब निंदा किया इसका थ्योरी का, ठीक है? अब इसी से इंस्पायर होके कैम्ब्रिज इक्वेशन निकला, जिसको मनी कैश बैलेंस अप्रोच बोलते हैं। ये क्या है? M इज इक्वल टू P इंटू K इंटू T। प्री मतलब प्राइस लेवल, K मतलब कैश का बैलेंस, और T मतलब टोटल आउटपुट। इसका कहना है कि तुम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मनी का सप्लाई देश में कितना हो रहा है पता चल जाएगा। मानो 1 साल के लिए, 1 महीना के लिए, जितना के लिए भी निकालना है, तीनों डिटेल लो, इंटू कर दो, आ जाएगा। क्या ये सेम है? नहीं भैया, इसका कहना था mv इज इक्वल टू pt, ये वेलोसिटी पे भरोसा किया, और यहाँ पे ये भाई साहब वेलोसिटी को भाव नहीं दे रहा है, कैश बैलेंस को भाव दे रहा है। सबसे बड़ा अंतर ये है। क्या अंतर है? ओके, अभी देखो और क्या डिफरेंस आया। पहला, टोटल ट्रांजैक्शन इन अ ईयर may not be exactly as same as total output of the year। यहाँ पे किस पे फोकस हुआ भैया? आउटपुट पे। ऊपर में आउटपुट वर्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन मेन फोकस किस पे था भैया? वेलोसिटी, प्राइस लेवल, ये सब पे था। हम लोग क्या टर्म बार बार सीख रहे थे? ट्रांजैक्शन। देखो ट्रांजैक्शन, फिर देखो ऊपर में भी कहीं था ना टी, ट्रांजैक्शन, यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को भाव नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पर कैम्ब्रिज में
ये दोनों चीज को भाव दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, टोटल ट्रांजैक्शन यानी कि टी विल नॉट बी इक्वल टू टोटल आउटपुट। जरूरी नहीं है कि जो टोटल आउटपुट है वो पूरा का पूरा खरीदा जाए, क्लोजिंग स्टॉक भी तो होता है ना भाई। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस अराइज हुआ, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे भैया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हाईलाइट कर लो फिर समझाते हैं। कैम्ब्रिज का जो के है वो फिशर का वी का रेसिप्रोकल है। कैम्ब्रिज का जो के है वो फिशर का वी यानी कि वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है। मतलब वेलोसिटी के जगह हम 1/k लिख सकते हैं और अपना ये k के जगह हम लोग 1/v लिख सकते हैं। ये ना थोड़ा मैथ्स में हम लोग घुसना पड़ेगा। ठीक है, हम धीरे धीरे घुस रहे हैं, तुम लोग कोशिश करना मेरे साथ चलने का। ओके, ऊपर में एम वी इज इक्वल टू पी टी पढ़े, इसमें से v उठाओ। v क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ मनी है। ठीक है, यहां पर m इज इक्वल टू पी के टी पढ़े, एक बार k उठाओ, k क्या है भैया, कैश का बैलेंस। इकोनॉमिस्ट बोला, इकोनॉमिस्ट फिशर का बात भी सुना, इकोनॉमिस्ट कैम्ब्रिज का बात भी सुना, और बोला देख तुम लोग दोनों जो है ना वो अलग कर रहा है, कुछ चीज में तुम लोग अलग बात कर रहा है, जैसे कि तुम ट्रांजैक्शन प्राइस का बात किया, तुम टोटल आउटपुट का बात कर रहा है मीनिंग, लेकिन कुछ चीज तुम लोग का सेम भी है। जैसे कि कैम्ब्रिज भाई तुम्हारा जो कैश बैलेंस है ना वो फिशर भाई का वेलोसिटी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/v, और सिमिलरली फिशर भाई तुम्हारा जो वेलोसिटी है ना वो कैम्ब्रिज भाई का के यानी कि कैश बैलेंस का रेसिप्रोकल है। अगर तुम ये दोनों इक्वेशन को बैठ के सॉल्व करेगा ना तब तुम लोग को ये दो चीज मिल जाए। एग्जाम पर्पस के लिए क्या भैया सॉल्व करना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं। तुम सीधे ये चीज को ध्यान रख सकता है कि k इज रेसिप्रोकल ऑफ v, v इज रेसिप्रोकल ऑफ k। किसमें, जब भी कैम्ब्रिज फिशर का बात हो। अरे एमसीक्यू कैसा आएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैम्ब्रिज एंड फिशर्स, दे देगा के वी टी, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन दे देगा। तुमको दे दिया ऐसे a इज इक्वल टू के 1/v, b में दे देगा t इज इक्वल टू 1/s, हम लोग को a पे टिक करना होगा। और ये इजी है याद रखना, k और v का रिश्ता है बस। क्या ये बात क्लियर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को कैसे आंसर देना है यो मैसेज करो। तुम लोग बोलेगा अगर तो हम इस पूरा को बैठ के डिफाइन भी कर देंगे, बट तुम लोग के काम का वो नहीं है, उसके लिए हमको रिकॉर्डिंग को पॉज करना होगा। तो क्या ये चीज तुम लोग याद रख पाएगा, यो मैसेज करो, लिख लो जैसे हम ब्लू में यहाँ पे लिखे हैं, तुम लोग का हेल्पफुल रहेगा एग्जाम टाइम। खाली यही देखना, अंदर ज्यादा डिटेल में मत घुसना, दिमाग घूमेगा। अगेन जो हम हाईलाइट कर रहे हैं उतना पढ़ना काफी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और बंदा आया, वो बोला भाई अब तो हम भी बोलें। क्वांटिटी थ्योरी के बारे में ये बताया, कौन था ये, कीन्स। क्या थ्योरी बताया, जेएम कीन्स जो थे वो बोले कि जो मनी सप्लाई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट करता है। ठीक है, इनका कहना था कि जब मनी का सप्लाई इंक्रीज होगा तो रेट घटेगा और वाइस वर्सा। भैया ये क्या बोल रहा है, ये मनी का सप्लाई मनी किसी कंट्री में बहुत ज्यादा हो गया, पहले 100 करोड़ था, अचानक से हम 50 करोड़ नया डाल दिए, 150 करोड़ हो गया, तो उस देश का रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। बिल्कुल, पहले 100 करोड़ था, तुमको पैसा का जरूरत होता तुम बैंक के पास जाता, अब 50 करोड़ और आ गया है, तुम उसी से थोड़ा पैसा टनवा देगा, इकोनॉमी में ना पैसा आया। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा अरे मार्केट में तो इतना ज्यादा सप्लाई हो गया मनी का, मेरे से तो कोई लोन लेगा ही नहीं, एक काम करते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देते ताकि लोग लालच में आके मेरे से पैसा, राइट। जब मार्केट में मनी का सप्लाई ज्यादा होगा, पहले हम तुमको 1000 रुपया देते थे एक दिन का, जब हम 1500 कर देंगे, तुम बिजनेस कर रहा है तो तुम नया इन्वेस्टमेंट भी तो करेगा, नया लोग को तुम मानो एक स्टाफ रख लेगा और तुम नया रॉ मटेरियल लाएगा, तो हर चीज का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है,
और वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। पहले क्या था, 1000 रुपया मिलता था, फूक फूक के कदम रखता था तुम लोग, 1000 रुपया में दिन भर हमको बिजनेस चलाना है, 1000 रुपया में बिजनेस चलाना है। जैसे 1500 किया, अब तो तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है ना, तेरे लिए वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ भैया, घट गया। पहले 1000 रुपया टेंशन में रहते थे, स्ट्रेस रहते थे, वैल्यू बहुत ज्यादा था इस पैसा का। जैसे ही 1500 हुआ, वैल्यू थोड़ा गिरा। 2000, अब क्या उस 1000 का कुछ वैल्यू है तेरा नजर में, अरे मेरे पास तो डबल है, डबल। 5000, वैल्यू ऑफ मनी और तेरा नजर में गिर जाएगा। तो कीन्स का यही कहना है कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज होता है ना, तो बैंक अपना रेट घटा देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा देश में जो होता है घट जाता है, क्यों, ताकि लोग लालच में आके पैसा उठाएं और इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ओके। ये देखो, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बोला है। इन्फ्लेशन रिफर्स टू परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब तक किसी देश में सारा सामान का दाम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते रहे, तब वो सिचुएशन इन्फ्लेशन का कहलाता है। जैसे कि श्रीलंका में हर चीज का दाम बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, इन्फ्लेशन है। क्या इंडिया में इन्फ्लेशन है, यस या नो? देखिए कितना बच्चा न्यूज देखता है। क्या इंडिया में इन्फ्लेशन है? यस या नो, कोई तो जवाब दो, मतलब यस या नो कुछ तो बोलो, डांटेंगे थोड़ी, थोड़ी बेइज्जती होगा, मार्क्स कटेगा। सिर्फ एक बच्चा का जवाब आया भाई। खाली डैनिश जवाब दिया, सृष्टि, अंजलि, संजना, व्हाट डू यू थिंक? क्या हमारे देश में इन्फ्लेशन है? नो भैया, हम लोग का देश में अभी न्यूज में क्या बताया, हर चीज का दाम को गिराया जा रहा है, और ये क्या बोल रहा है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ते ही जाए। ठीक है, हर कोई ना इन्फ्लेशन अपने हिसाब से समझाया। क्रोथर बोला वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। सही बात है भाई, प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगा। सैमुअलसन बोला जनरल लेवल ऑफ प्राइस बढ़ना। घूम फिर के क्या हो रहा है, प्राइस लेवल बढ़ता है, वैल्यू ऑफ मनी गिरता है। ऐसा क्यों होता है? पहला प्राइमरी कॉज, मतलब मेन कॉज हो सकता है किसी कमोडिटी का डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा हो, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो जाए। मतलब लोग तरस रहे, अरे अपना फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड में सैनिटाइजर का दाम बढ़ गया, जो सैनिटाइजर 10 में मिलता था लोग 100 रुपया देके खरीदे। मास्क का दाम बढ़ गया, क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, तो इन्फ्लेशन आ गया उस चीज में। जो एक्सेस डिमांड था वो दाम बढ़ा दिया। अब सप्लायर सोच रहे हैं कि यार इतना लोग मर रहा है अपना मास्क लेने के लिए, हम इसको 100 में बेचेंगे तब भी लेगा ये लोग। ऐसे ही अलग अलग दवाई का हुआ, ऐसे ही अलग ऑक्सीमीटर, ये सब चीज का हुआ, ऑक्सीजन का रेट भी बढ़ा। तो ये एक इन्फ्लेशन का रीजन होता है। दूसरा, जो अपना रॉ मटेरियल है, जो लेबर का दाम है, ये सब बढ़ गया। इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब रॉ मटेरियल का दाम बढ़ने के कारण फैक्टर प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब का दाम बढ़ने के कारण तुम्हारा दाम बढ़े, तो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। भैया एग्जांपल, आज से कुछ साल पहले इंडिया में जितना भी हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगने वाला, उसका दाम बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि जहां पर मानो फॉर एग्जांपल हम लोग जापान से हार्ड डिस्क मंगाते हैं, तो वहां पे कुछ वो लोग का प्रॉब्लम हुआ था, नेचुरल फेनोमेनन, फ्लड वगैरह आ गया, उसके कारण वो लोग का दाम बढ़ा, तो हम लोग को भी दाम बढ़ाना पड़ा। तो ये कॉस्ट बढ़ा है। और दूसरा, हम लोग क्या सीखे, डिमांड के कारण दाम बढ़ना। सैनिटाइजर वाला एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो, यहाँ पे मास्क का एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल लिख लो, ताकि एग्जाम टाइम याद आ जाए मेरा एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुको। इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है ना, वो बड़ा ही जरूरी होता है। तुम सोचो, हमारे देश में अगर सरकार ज्यादा खर्चा करने लगे लोगों पे, यानी कि रोड बेहतर कर देगा, हम लोग को उधार ज्यादा देगा, लोन कम रेट पे देगा, किसान को लोन कम रेट पे देगा, तो क्या होगा भैया, हम लोग के हाथ में पैसा ज्यादा होगा, हम लोग ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। अगर वो लोग रोड बनाएगा तो थोड़ी अपना घर से ईटा बालू लाएगा, मार्केट से खरीदेगा।
तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो गिरने लगेगा धीरे धीरे। और इसी का उल्टा करें, वो पैसा बचा के चल रहा है, मार्केट में पैसा छोड़ नहीं रहा गवर्नमेंट, इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक स्पेंडिंग बहुत जरूरी है गवर्नमेंट का उसमें। दूसरा, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब बता रहे हैं। इन्फ्लेशन में पब्लिक स्पेंडिंग का रोल होता है कि पब्लिक पे कितना खर्चा किया जा रहा है और पब्लिक खुद से कितना खर्चा कर रहा है। तो पहले हम लोग गवर्नमेंट के नजरिए से देखें कि गवर्नमेंट कैसे कितना खर्चा करता है और उसका क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, एग्रीगेट डिमांड देखें कि भैया अभी तुम खुद सोचो ना, अगर अचानक से सरकार बोले कि हम 0% पे होम लोन दे रहे हैं, तुम लोग सब दौड़ के जाएगा लोन लेने के लिए, है ना। अभी तो 8% रेट चल रहा है, अचानक को 0% पे देगा तो तुम दौड़ के जाएगा। तो घर का डिमांड बढ़ेगा, जब घर का डिमांड बढ़ेगा तो किसका किसका डिमांड बढ़ेगा, लेबर का, कॉन्ट्रैक्टर का, ईटा का, बालू का, गिट्टी का, जितना भी चीज घर बनाने में इस्तेमाल होता है उसका। ये कब हुआ, जब गवर्नमेंट सोचा कि चलो ना पब्लिक स्पेंडिंग को ये जो लोन वाला कॉन्सेप्ट है इसको 0% कर देते। तो मानो रेट बढ़ा दिया तो जो लोग लोन लेके रखा वो लोग भी भागेगा, मतलब जो लोग लोन लेने जा रहा है वो लोग भी बैंक के सामने से भाग जाएगा कि नहीं नहीं रेट भागा हुआ अभी मत। तो ये जरूरी है। और लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज में गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाना ही पड़ता है, कोई भी कंट्री में देख लो बढ़ाना ही पड़ेगा, इसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग ये क्या होता है भाई, व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस बियॉन्ड व्हाट कैन बी फाइनेंस्ड बाय टैक्सेशन। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है भैया, टैक्स से। गवर्नमेंट को हम लोग, लिखना नहीं, टैक्स देते हैं। मानो हम 5 करोड़ टैक्स दिए, गवर्नमेंट 7 करोड़ खर्चा कर दिया, अरे भाई ये 2 करोड़ कहाँ से आया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, गवर्नमेंट अपना जेब से लगा रहा। ठीक है, ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। हम टैक्स दिए, उससे ज्यादा तुम खर्चा करने के लिए तैयार। भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है, अरे ये लोग जो रेड मारते हैं, अभी पूजा सिंघल के घर में रेड पड़ा, पता है कि नहीं कितना करोड़ों रुपया मिला, झारखंड की पूजा सिंघल, उनके सीए के पास, सुमन सिंह के पास कितना करोड़ों रुपया मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, सिंपल सा बात है, गवर्नमेंट को वहां से भी पैसा मिला है तो गवर्नमेंट वहां से पैसा लगा देगा, टैक्स का पैसा से ज्यादा पैसा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट जो ये 2 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग था इसका उपाय बैठाता है। हो सकता है वो पैसा प्रिंट कर दे और खर्चा करे, इसके कारण भी तो इन्फ्लेशन पे प्रेशर आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सप्लाई फ्रीली इंक्रीज करवा दे, टैक्स वगैरह कम कर दे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस कम कर दें। तो ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग कि भैया जितना सरकार जमा लिया है उससे ज्यादा खर्चा कर दे। जब ज्यादा खर्चा करेगा तो ज्यादा पैसा कहाँ से आया, ये सवाल उठता है। अगर और नोट छापा तो मनी का वैल्यू गिर जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, पूरा चीज अभी समझते में आए हैं कैसे। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब किस स्पीड पर पैसा का आना जाना हो रहा है, कैसे पैसा यूज हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। मानो मनी का जो सप्लाई है गवर्नमेंट के द्वारा इनटू जो वेलोसिटी है, यानी कि जिस स्पीड से आना जाना हो रहा है, उसी हिसाब से ना हम लोग यूज करेंगे। अरे सरकार मार्केट में 100 करोड़ मानो भेज के रखा है, हम 200 करोड़ खर्चा कर सकते हैं क्या, नहीं, रुपया तो 100 करोड़ है, बाकी 100 करोड़ तो नकली होगा। तो टोटल कितना मनी को यूज कर सकते हैं, जितना सरकार सप्लाई किया इनटू जो वेलोसिटी है। बूम फेज, यानी कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम मस्त है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तब लोग ज्यादा खर्चा रेट पे, मतलब ज्यादा स्पीड पे खर्चा करते हैं, और उस टाइम पे मनी का जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि लोग खर्चा करेंगे तो मेरा कमाई भी ज्यादा होगा, मेरा सेविंग भी ज्यादा होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। अगला, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या ये भी अपना उसको इफेक्ट करता है भैया, प्राइस लेवल और ये सबको, बिल्कुल। टोटल डिमांड बढ़ता है, टोटल डिमांड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आज अगर इंडिया का आबादी इतना नहीं होता तो हम लोग के पास तो इनफ सैनिटाइजर और मास्क था ना। 144 करोड़, 150 करोड़ आबादी का लोग के लिए इतना सारा मास्क बनाना टेंशन हो गया था। तो ग्रोथ भी मैटर करता है इन्फ्लेशन में। और होर्डिंग, मास्क का एग्जांपल ले रहे तो यार सुन लीजिए आप, क्या होता था, दवाई दुकान वाले मास्क को ना छुपा के रखते थे,
कोई आता था भैया 5 रुपए वाला मास्क है, बोलते थे नहीं। कोई आता था बोलता था भैया मास्क है, जितना रुपया चाहिए दे देंगे, उसको वही 5 वाला मास्क 50 में बेचते थे। तो छुपा के रखते थे, आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे थे डिमांड, स्टॉक को पाइल अप कर रहे थे, छुपा छुपा के बढ़ाते जा रहे थे, मार्केट में रिलीज नहीं कर रहे थे, जिसके कारण डिमांड तो बढ़ता गया और उसी सामान का दाम बढ़ गया। ठीक है, और कभी कभी जेन्युइन शॉर्टेज भी होता, मास्क कम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं मिल रहा बनाने के लिए, लोग ही नहीं इतना कि बना दे, सप्लाई कम है भैया, क्या करें। एक्सपोर्ट हो सकता है, इंडिया क्या किया, खुद के पास तो मास्क था नहीं, दूसरे कंट्री को और भेज दिया, तो इसके कारण इंडिया में मास्क का कमी हुआ, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो जाएगा। ट्रेड यूनियन हड़ताल पे चल गया, जो कंपनीज मास्क बनाता था, सैनिटाइजर बनाता था, तो बनेगा नहीं, डिमांड तो उतना का उतना रहेगा, लीजिए भैया इन्फ्लेशन हो गया। सरकार जो है टैक्स को रिड्यूस कर दिया, तो लोगों के हाथ में क्या है, तुम सोचो ना, पहले तुम 1000 रुपया कमाता था, 500 सरकार को दिया, 500 तेरा जेब में। अचानक से सरकार बोला कि तुम हमको 200 दे, 800 रुपया तेरा जेब में। अब तो तुम मस्त उड़ाएगा ना मार्केट में, तुम्हारे पास तो ज्यादा पैसा है, तुम तो निकल जाएगा शॉपिंग करने के लिए। और इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा, जब तुम क्या कर रहे, डिमांड ज्यादा कर रहे, मार्केट में सप्लाई कम है, सरकार टैक्स घटा दिया, बहुत गलत किया। तुम सोचो ना, मार्केट में सप्लाई गिरा हुआ, सरकार टैक्स घटा दिया, तेरे पास जो मनी है वो ज्यादा है, तुम्हारा डिमांड तो बढ़ेगा ना भाई, क्योंकि तेरे पास पैसा है और मार्केट में सप्लाई कम है। जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है तब क्या होता है, अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, देखो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होता है तभी ना ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो वही सिचुएशन तो टैक्स रिडक्शन में अराइज हो रहा है। तो क्या करता है गवर्नमेंट, जब देखता है इन्फ्लेशन हो रहा है टैक्स बढ़ा देता है, उससे क्या होता है, एक तो सरकार का हाथ में ज्यादा पैसा आता है, दूसरा तुम्हारा हाथ में कम पैसा बचता है, तुम कम डिमांड करने खोजता है। फिर इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी वगैरह लगा देगा, एक्साइज ड्यूटी लगा देगा, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं, जीएसटी, जिसके कारण सामान का दाम बढ़ जाएगा, तुम कम खरीदने खोजेगा, डिमांड गिरा लेगा तुम। और प्राइस बहुत बार उस चीज का इंटरनेशनल, मानो किसी चीज को तो इम्पोर्ट कराया, हार्ड डिस्क हम लोग के एग्जांपल में, वो इंडिया में तो ठीक था, इंडिया में तो हमको कोई दिक्कत नहीं 4000 बेचने में, लेकिन जब हम 4500 में इंटरनेशनल मार्केट से खरीदे तो हम 4000 में कैसे बेचे, ये दिक्कत होता है। तो ये इन्फ्लेशन इन इंटरनेशनल मार्केट हो गया। और बहुत बार ना इकोनॉमिक रीजन नहीं होता है, जैसे जापान में इकोनॉमिक रीजन था कि भैया फ्लड के कारण बर्बादी हो गया था उन लोग का इतना, तो हर चीज का दाम बढ़ गया था। भूकंप आया जिसके कारण पूरा देश का अच्छा खासा नुकसान हो गया, उसके कारण दाम बढ़ गया। यूक्रेन में वॉर हुआ रशिया के साथ, तो उन लोग का सामान का दाम बढ़ गया। तो ये सब नेचुरल फिनोमेनन के साथ कारण भी बहुत बार बढ़ जाता है। क्या इन्फ्लेशन का पूरा पॉइंट तुम लोग को क्लियर है, यस या नो, फटाफट चैट में बताओ। ओके, व्हाट अबाउट बाकी बच्चा लोग, खाली डैनिश को क्लियर है? ओके कूल, ठीक है, तुम लोग आराम से अब जाओ, थोड़ा देर रेस्ट करो और हाथों हाथ ये चैप्टर को एक बार रीड कर लो, ताकि ये चैप्टर दिमाग में बैठ जाए। कुछ दिन बाद हम जब टेस्ट लेंगे तब अच्छे से लर्न करके टेस्ट देंगे, ठीक है। सारा एमसीक्यू बैठ के करो, कोई भी दिक्कत हो हमको कॉल करना, हम तुमको हेल्प आउट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि हम बता देंगे तुम लोग को ग्रुप में टाइमिंग। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।